रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव आप देख रहे हैं। आपको ताज़ा तरीन खबर हम ये दे रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर दोबारा हमले शुरू हो गए हैं। इसराइल ने पहले ये दावा किया कि उन्होंने पासदारान इनकलाब के नेवी के सरबराह को शहीद कर दिया। इसके साथ ही पेंटागन की तरफ से जो बयान जारी हुआ उसके अंदर भी ये कहा गया कि हमने इसराइल के साथ मिलकर ये काम किया है, और साथ ही उन्होंने पासदारान इनकलाब के तमाम अहम नुमाइंदगान को ये वार्निंग दी है कि वो अपनी जगहों को छोड़कर, अपनी पोस्टों को छोड़कर घरों में बैठ जाएं, वरना उनको कत्ल कर दिया जाएगा। इसके तनाज़ुर में हमने आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है। आपको ये बताते चलें कि ईरान की तरफ से जो मकासद के बारे में बयानात आ रहे हैं वो भी इतने ही इस्तकामत से और सख्ती से भरे हुए हैं। अब्बास रागची ने कहा है कि अमेरिका अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका है, लेकिन हमने फ़िलहाल मुज़ाकरात का कोई ना इरादा किया है और ना ही हमने इसके बारे में सोचा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने गुज़श्ता रोज़ ट्वीट किया था कि ना सिर्फ अमेरिका और इसराइल की तरफ से हमले जारी हैं, बल्कि एक गल्फ़ मुल्क की तरफ से ये सहूलतकारी की जा रही है कि ईरान के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड किए जाएं, उनके जजीरों के ऊपर कब्ज़ा किया जाए। पाकिस्तान में मुकीम सऊदी सफ़ीर ने भी ये कहा है कि उनके ऊपर होने वाले हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। जो अभी तक परसेंटेज बताई है अरब न्यूज़ ने, उसके मुताबिक ईरान ने जंग से अब तक 83% हमले खलीजी ममालिक पर किए हैं, और इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 17% हमले इसराइल पर हुए हैं। बहरहाल इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप टॉक्स की बात करते हुए डांस भी कर रहा है और नाच नाच कर लोगों को बता रहा है कि वो कितना खुश है। आज अपनी काबीना से बात करते हुए उसने ये भी दावा किया कि ईरान के अंदर लोग इसरार कर रहे हैं, उससे भीख मांग रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से मुज़ाकरात की बेल को मढ़े चढ़ाए, लेकिन वो सोच रहा है कि वो ये करे या ना करे। ये मुबहम किस्म के बयानात हैं, लेकिन हमलों का दोबारा आगाज़ हो चुका है। तो ईरान पर दोबारा हमले किस किस्म के हैं और क्या मामला बन सकता है, इसके ऊपर हम प्रोग्राम के पहले से में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अफजल रज़ा साहब, जो ब्यूरो चीफ़ हैं ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन तमाम तर वो वाक़यात जिनका हमने अभी तज़किरा किया उनसे बराह रास्त मुंसलिक है। अफजल, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में हम आपको वाशिंगटन लिए चलेंगे और वाशिंगटन के मूड से आपको आगाह करेंगे। वहाँ से हमें इदरीस अली साहब ज्वाइन करेंगे, जो बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता रॉयटर्स के नेशनल सिक्योरिटी कॉरस्पॉन्डेंट हैं और अहम तरीन इदारे अमेरिका के निज़ाम के पेंटागन को कवर करते हैं। तो वो हमें बता पाएंगे कि पेंटागन के अंदर सोच क्या है, हम पर इसके सियासी असरात मुरतब होंगे। कमर ज़मान कायरा साहब से हम पूछेंगे कि हमारे लिए सियासी तौर पर अगर ये जंग फैलती है और हमलों का जो अब आगाज़ हुआ है ये फैलता चला जाता है सालसी के बगैर, तो हमारी सियासत पर क्या असरात होंगे, और फिर ये ट्रंप की जंग अमेरिका में कितनी मकबूल है ये भी हमें अमेरिका से बता रहे होंगे माहिरीन। हम आपको इस प्रोग्राम के अंदर जयशंकर की बदज़ुबानी का जवाब भी बताएंगे। उन्होंने दलालों वाली ज़ुबान इस्तेमाल की है, उसका जवाब भी पाकिस्तान से ठोक बचा के दिया गया, वो हम आपको बताएंगे। और फिर जो हमारा सियासी नेटफ्लिक्स है जिसको मैं कहता हूँ, वो तो चल ही रहा है, इमरान खान स्टोरी, उसके ऊपर आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने कुछ बातें की हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं हम अफजल रज़ा साहब से। अफजल साहब, ये आपने ख़बरें देख ली होंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा है कि हमने हमले शुरू किए हैं, जो पासदारान इनकलाब की बहरिया का सरबराह है उसकी शहादत की खबर भी कंफर्म हो गई है। तो आपको तेहरान से जो खबरें मिल रही हैं, जो ये सेंस मिल रहा है, वो क्या है कि तेहरान के अंदर इस वक्त सोच क्या है, बातचीत के हवाले से भी और मुमकिन हमलों के हवाले से भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच तलहा साहब, मुझे अपने इस अहम प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। जस्ट लिटिल व्हाइल एगो जब प्रेसिडेंट ट्रम्प अपनी ग्लोरी और अपनी खुशी में जो कि उनके बकौल मिलिटरीली कंक्रीट एक इम्पोज किया ईरान पे, जब बात कर रहे थे, ईरान ने उसी टाइम रिटेलिएशन का एक नए फेज का आगाज किया है, जिसका जवाब इजराइल को मिल रहा है और साइमल्टेनियसली कुछ हमले भी ईरान में हो रहे हैं।
मुझे नहीं लगता इस टाइम ईरानी लीडरशिप हमलों के बावजूद किसी भी पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहे हो जिसकी वजह से दुश्मन को बैकफुट पे पीछे धकेला जा सके, जबकि हमलों का सिलसिला उसी तरह जारी है जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, और ईरान को 100% मिलिटरीली हमने पैरालाइज किया है, उनकी नेवी, उनकी आई डोंट नो एयरफोर्स को खत्म कर दिया है। लेकिन मुझे इस बात का बहुत ताज्जुब जरूर होगा कि ट्रम्प साहब अगर ये कह रहे हैं कि ईरान को मिलिटरीली पैरालाइज किया, तो फिर ये आज उनकी गुफ्तगू के दौरान साथ साथ ही ईरान के रिटेलिएशन का सिलसिला कैसा जारी है? अगर वो अच्छा, चार उसमें पांच दिन ये आपने पहले सवाल ये आपने क्लेम सवाल कर रहे अहम हैं। उठाया है। मैं ज़रा आपसे तज्जियाती तौर पे जानना चाहूँगा अफजल साहब कि जब आप अपने क्योंकि आप ब्यूरो को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब आप अपने मेन सेटअप के साथ बात करते हैं, तो ज़ाहिर है सहाफ़ी ख़बरों के अलावा भी अपने कान और आंखें खुले रखता है। तो आपको क्या ये सेंस लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बार बार इसरार किया जा रहा है कि ईरान डेस्परेट है बातचीत के लिए, वाक़तन वहाँ पर कोई एक हल्का ऐसा है जो इसरार कर रहा हो कि जी चले ठीक है, बहुत नुकसान हो गया, हमने भी कुछ काम कर लिया या ज़्यादा काम कर लिया, तो अब बातचीत किए जाए? ईरान के अंदर ये सेंस क्या है बातचीत के हवाले से? तला साहब, मैं आपको सिर्फ 12 रोज़ा जंग के गुज़श्ता साल की तरफ एक तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ। उस वक्त भी जब सीज फायर का ऐलान हुआ था, 11वें दिन में जब यूएस ने इसराइल को बचाने के लिए एक ड्रामेटिक अटैक करके ईरान के कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उन्होंने जब टारगेट किया, जब 12वें रोज जब ईरान ने रिटेलिएशन करके एक सीज फायर का ऐलान किया था, वो इसका एक बड़ा रिएक्शन आया था विद इन सोसाइटी। ये बात आप मैं मुखालिफ नहीं हूँ कि ईरान में कोई मुखालिफ तबके भी हैं, हलीफ भी हैं, लेकिन उस वक्त ये रिएक्शन जरूर आया था कि क्यों आपने इस दफा अमेरिका और इसराइल को सीज फायर के जरिए से बचने दे दिया। अब यही सेंटिमेंट्स आज ही ईरान पे हैं। अब कुछ ही घंटों पहले अनफॉर्चुनेटली एडमिरल अली रजा तंगसिरी, जो आईआरजीसी नेवी चीफ है, उनकी शहादत की खबरें आ रही हैं। और राइट आफ्टर दी पब्लिशिंग ऑफ द सच न्यूज, तमाम जो शहर हैं वो आज भी दोबारा अवाम सड़कों पे आई हैं, और वो ये बरमला ऐलान कर रहे हैं कि कोई सीज फायर का ऐलान नहीं होना चाहिए। बल्कि ये रिपोर्ट्स मिलिट्री सोर्सेज से आ रहे हैं कि 500,000 ओवर 500,000 रिजर्व सोर्सेज और वॉलंटियर जो फोर्सेस है उनको तैयार किया जा रहा है किसी भी टाइम, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो सस्पिशियस एक्टिविटी है, ऐसे कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट हो रही है, और ईरानी लीडरशिप ने इसका वार्न किया कि उनको ये इंडिकेट हो रही है कि आने वाले दिनों, गालिबन मे बी सैटरडे और संडे में कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रम्प साहब कार्रवाई करने का शायद सोच रखते हैं, जिसके लिए ईरान अफजल साहब, ये क्या उसको पहले कार्रवाई है? ही। ये जरा इसके ऊपर रहिएगा, ये क्या कार्रवाई है जिसके देखिए, बारे में सोच बात रहे हैं? क्योंकि जिस खबरें तरह ये हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प से टाइम, जी गो अहेड। हमें ये महसूस हो रहा है कि ये कोई टाइम परचेज करने को की टैक्टिक्स है। पहले भी डोनाल्ड ट्रम्प साहब ऐसे एक्टिविटी कर चुके हैं, और ईरानी मिलिट्री और सियासी लीडरशिप को ये लगते हैं, उनको ये महसूस हो रहा है कि ऐसी कोई कार्रवाई हो कि आप बनाए हुर्मुज को नहीं, ईरानी कार्रवाइयां तो हो फोर्सेस रही से हैं, कंट्रोल करने कार्रवाइयां तो पाने हो के रही लिए, हैं, इनके लेकिन अलावा कोई क्या ऐसी जजीरे के कार्रवाई है ऊपर जिसके लिए वो वक्त हासिल करना चाह रहे हैं? शायद महसूस ये किया जा रहा है कि ईरान के जुनूब में जो की आइलैंड है, जिसे ईरान के जो सबसे ज्यादा ऑयल सोर्सेस और एक्सप्लोरेशन वहां पे होती है, उस पर या कैप्चर करने के कोई प्लान जारी हो। दैट्स वाई ईरान के जो 3 की आइलैंड्स है, कैश, अबू मूसा और लार्क, वहां पे एक बड़े पैमाने पर मिलिट्री बिल्डअप गुज़श्ता दिनों से हो रही थी, जो आज तक इसका उरूज पर है। और लगता यह है कि ईरानी जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसके लिए जो कैलकुलेशन उन्होंने किया हुआ, उसके लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं, और एक वार्निंग जरूर दिए हैं। जिन ममालिक आज जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं और ईरान के जो रिटेलिएशन है उसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको सुना होगा कि कुछ ही घंटे पहले या मिनट्स पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बरमला कहा है, जिन अरब इस्लामी बरादर ममालिक का उन्होंने नाम लिया, और उन्होंने कहा कि वो फुली सपोर्ट कर रहे थे
ईरान शुरू दिन से ही कह रहे थे कि अगर आप अपनी एयर स्पेस और लैंड और सी आप इस्तेमाल करने की इजाजत देंगे तो फिर लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे ईरान के। तो एक ऐसे मुल्क भी है, अनफॉर्चुनेटली, वो शायद ये समझ रहा होगा कि इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करके शायद उसकी सिक्योरिटी को गारंटी की होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी इंडिकेशन है कि किसी भी अमरीकी नई कार्रवाई जो ईरान के जुनूब के साहिल में जो जजीरे हैं उन पर कब्जा करने की कोशिश करें, तो एक मुल्क ऐसा भी है शायद उनको मजीद फैसिलिटेट करें। और जिनके लिए वार्निंग यही है मिलिट्री लीडरशिप ईरान में, कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई हुई, ईरान एक मिनट भी ऐसी कोई हेसिटेशन नहीं रहेगी ताकि कुछ ठीक है। ममालिक के ठीक बंदरगाहों है को अपने कब्जे में ले लें। जी। अब अफजल अफजल थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, आपने अफजल रज़ा की बात। तो अब मामला ईरान के 3 की जज़ीरों को टेक ओवर करने का है, और जिसकी रिटेलिएशन में ईरान कह रहा है कि हमने उन ममालिक को जो इसको उसकी सहूलतकारी करेंगे, उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने उड़ा देना है। ये याद रहे कि यूएई की सफ़ीर ने एक मजमून लिखा है, उसके अंदर उसने कहा है कि सिर्फ जंग बंदी काफ़ी नहीं, बल्कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम, मिज़ाइल, ड्रोन, प्रॉक्सीज़ और समुद्री रास्तों की नाकाबंदी जैसे तमाम ख़तरात का हतमी हल ज़रूरी है। तो अब ये सोचने की बात नहीं रहेगी कि मुल्क कौन से हैं जो पुश कर रहे हैं इस इशू को। हम आपको वाशिंगटन लिए चलते हैं। पेंटागन क्या सोच रहा है? अदरीस अली ने हमें ज्वाइन किया है। अदरीस, अस्सलाम वालेकुम। इदरीस, बहुत शुक्रिया। पेंटागन में क्या सोच है ये बूट्स ऑन ग्राउंड के हवाले से? व्हाट्स द बिग न्यूज़ देयर? महीना होने वाला है जब से ये जंग शुरू हुई है अमेरिकी और इजरायली ईरान के खिलाफ, और जब से कोई 10,000 टारगेट्स स्ट्राइक कर चुका है यूएस मिलिट्री। मगर ये अब मौका एक आ गया है कि जो बूट्स ऑन द ग्राउंड कब्जा करने की जो ऑप्शंस हैं, हमारे जो सोर्सेज ने बताया पेंटागन में, वो एक लाइव डिबेट है। पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था कि मैं बस ये 4 हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म कर दूंगा, मगर जो रियलिटी है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। और जो हम लोग ने सोर्सेज से सुना है कि अभी 50,000 यूएस ट्रूप्स मिडल ईस्ट में हैं, 5,000 मरीन्स चंद हफ्तों में पहुंच जाएंगे, और चंद और हजार जो आर्मी के जो एलीट सोल्जर आप समझे 82nd एयरबोर्न के, वो भी मिडल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप पूछें बूट्स ऑन द ग्राउंड जो प्रेपरेशन होती है, जो 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 डिसीजन मेकिंग जाती है, वो अभी चल रही है। तो प्रेसिडेंट अपने डिसीजन नहीं बनाई, मगर पेंटागन की तरफ से लग रहा है कि अनलेस कोई बहुत ही मिराकुलस कोई टॉक्स, कोई निगोशिएशंस हों, जो लग नहीं रहे, हम लोग बूट्स ऑन द ग्राउंड और कब्जे की तरफ लग रहा जा रहे हैं। ये एक बहुत ही बराह रास्त और सीधी सादी आपने रिपोर्ट की, एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट कि ये हमें बात सोचने की, समझने की ज़रूरत है जब कोई ये बता रहा हो आपको कि वहाँ पर सोच क्या है। लेकिन सिर्फ जो आइलैंड्स हैं उन पर ही नहीं कब्ज़े का मैं सुन रहा, या हमले का सोच रहा। कब्ज़ा तो खैर बात की बात है। मैं ये भी सुन रहा हूँ कि शिराज़ के अंदर जो मुमकिना तौर पर 400 किलोग्राम इनरिच यूरेनियम के कोई दबे हुए ज़खायर हैं, उनमें से चंद एक को निकालने की भी कोशिश है। तो आप इसके बारे में कुछ सुन रहे हैं कि सिर्फ गैस आइलैंड्स के ऊपर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा करना है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा ये कहा है कि हमें वो यूरेनियम चाहिए, और जब प्यूटन ने कहा था कि हमें वो हैंडल करने थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, आप नहीं करेंगे, ये हमारे कब्जे में होना चाहिए। तो उस बारे में क्या रिपोर्ट है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये भी एक ऑप्शन है, मगर पेंटागन में और मिलिट्री और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो काफ़ी वार्न कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को कि रिस्क है। मैं आपको रिस्क बताता हूँ, ये है कि 400 किलोग्राम तो है ही है, मगर वो जब जून में यूएस ने स्ट्राइक लिया था तो वो काफ़ी अंडरग्राउंड बेरी हो गया था, तो निकालना बहुत ही मुश्किल है। और एक और रिस्क फैक्टर ये है कि जो ये यूरेनियम है, अगर वो किसी तरह से जो इनका जो बैरल होता है पंक्चर हो गया, हवा से मिला, तो काफ़ी डेंजरस और एक्सप्लोजन हो सकता है। तो अभी पेंटागन कम्युनिटी और इंटेलिजेंस कम्युनिटी अभी तक यही सोच रही है कि ये किस तरह सेफली कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो आपको ट्रूप्स शिराज की तरफ, नटांज की तरफ, इस्फहान की तरफ लैंड करने होंगे, फिर इक्विपमेंट भी पहुंचनी पड़ेगी उस तरफ, एक्सकेवेटर, डिगर, फिर आपको अंदर जाना पड़ेगा, कोई 50-60 फीट अंदर जाना पड़ेगा, और फिर निकालना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल है।
पॉसिबल है मगर बहुत ही रिस्की ऑप्शन है। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने खुद ही देखा है कि रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं होगा, मगर बहुत ही रिस्की ऑपरेशन हो सकता है अगर जाए। ये फरमाएगा कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात रहे हैं, सियासी बयानात, उसमें जो सबसे अहम थीम रहा है कि वो अपने फ़ौजियों को घर वापस ला रहा है, वो बाहर की जंगों को ख़त्म कर रहा है, वो बाहर के मामलात के अंदर घुसना नहीं चाहता, वो अमेरिका की अफवाज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि बाज़ अकबर तो वो कहता है कि हमें अमेरिका के अंदर अमेरिका की फ़ौज की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसकी तमाम की तमाम जो सियासी बेस है, उसने तो उसको वोट किया कि ये बच्चों को, हमारे बच्चों को घर वापस लाएगा। अब वही सदर उनके बच्चों को एक ऐसे मुल्क में भेज रहा है जिसकी जंग के बारे में किसी को पता नहीं है कि क्यों ये जंग कर रहा है। तो ये कोई डिबेट है जहां पर आप मौजूद हैं कि भाई आप कहते कुछ थे, अब कर बिल्कुल उसके मुखालिफ रहे? ये बिल्कुल डिबेट चल रही है। और आप अगर कोई जनवरी 3 को भी देखें तो वेनेजुएला में भी ऑपरेशन हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ईरान कोई यूनिक सिचुएशन में, काफ़ी फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट्स में अब इन्वॉल्व हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स। डिबेट चल रही है और जो ट्रंप की बेस है, जैसे टकर कार्लसन, मार्जली टेलर ग्रीन और ऐसे जो लोग हैं जो काफ़ी प्रो ट्रंप रह चुके हैं, मतलब 10 साल 15 साल से, वो अब पूछ रहे हैं सवालात कि अब ये क्यों हो रहा है और इस यूएस इंटरेस्ट क्या हेल्प हो रही है इस तरफ। आपने देखा होगा कि जो नेशनल काउंटर टेररिज्म के सेंटर के जो लीडर थे जो कैंट, वो भी रिजाइन कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने जब ज्वाइन किया था तो ईरान कोई प्रायोरिटी नहीं थी, कोई थ्रेट नहीं था, और फिर भी ट्रंप ने इन्वेड किया और स्ट्राइक्स की, इन्वेड नहीं किया अभी तक मगर स्ट्राइक्स की। तो जो कोर बेस है वो अभी तक ट्रंप के साथ चल रहा है, मगर आप देख रहे हैं कि जो एजेस पे जो हैं इन्फ्लुएंशियल लोग, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये याद रखने की भी जरूरत है कि अब नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आएगा, तो जितना करीब उस दर से जाएंगे उतना ही पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा ट्रंप पे, और लोग पूछना शुरू करेंगे कि हम लोग ईरान में हैं क्यों। ऑयल की प्राइस इधर बढ़ चुकी है और जितना ये लंबा चलेगा उतनी ही आई थिंक प्रॉब्लम होगी जो अमेरिकन सिटीज में, रूरल एरियाज में है। तो आई थिंक वो काफी डिबेट चल रहा है और इंटेंसिफाई होगा। तो वहाँ पर पेट्रोलियम की प्राइसेस ऊपर गई पर गैलन जहाँ पर आप हैं? बिल्कुल। अभी देखें, एक $4 पर गैलन पे जाने वाला है, और जो ये जो एक्सपर्ट होते हैं वो कहते हैं जब $4 पर गैलन पे ये तेल की कीमत चली जाए, जब पॉलिटिकल कॉस्ट फील होते हैं, तो आई थिंक हम लोग चंद दिन में उधर शायद पहुंच जाएं, और जब वो पहुंच जाएं तो आई थिंक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है अमेरिकन पॉपुलेशन पे जब 4 के ऊपर चला जाए। तो आई थिंक वो मौका अगर 1-2 दिन में नहीं आया तो हफ्ते में आ जाएगा, तो आई थिंक वो प्रेशर और बिल्ड होगा। बिल्कुल। आखिर में आपने शुरू में एक बात की कि अगर कोई करिश्मा हो जाए तो बात बन सकती है, तो मुझे लगता है कि आप वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर ये सब बातें हो रही हैं जंग वगैरह की। तो वहाँ पर जो हमारी सालसी वाली कोशिश है, लगता है वहाँ तक कोई असर नहीं हुआ, या आपके ख्याल में अब वो मार्जिन्स पे है सालसी वाला मामला, और जंग की तरफ जो डायनामिक है वो इरिवर्सिबल है? देखिए, अब ये सिचुएशन ये है कि यूनिक सिचुएशन है, बल्कि कि इस अमेरिका मिलिटरीली पावरफुल है, मगर पॉलिटिकल प्रेशर जो हमने बात की वो बढ़ रहा है, और ईरान के पास पोटेंशली एक अपर हैंड तो नहीं किया जाए मगर काफ़ी लेवरेज है, क्योंकि एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो कंट्रोल करते हैं, मगर अगर यमन के पास देखा जाए उनके जो हूती प्रॉक्सी है वो भी एक्टिव हो सकती है। तो एक सिचुएशन ये है कि ईरान शायद नहीं चाहे अभी निगोशिएट करना, शायद नहीं चाहे लेवरेज देने का। तो मेरे ख्याल से जिस सोर्सेज से मैं बात करता हूँ, चांसेस किसी तरह की निगोशिएशन, किसी तरह की डील काफ़ी लो हैं। किसी ने मुझे 5% बोला। तो आई थिंक पाकिस्तान जो अपनी तरफ से कर रहा है वो काफ़ी अप्रिशिएटेड है व्हाइट हाउस में, मगर रियलिटी है कि ये जो दो साइड्स हैं बहुत बहुत दूर हैं इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटीज़। अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने अपने सारे न्यूक्लियर यूरेनियम सब कुछ देना है। ईरान कह रहा है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ने जो तबाही की है उसके पैसे देने हैं। तो आई थिंक बहुत ही मुश्किल है कोई निगोशिएशन होना। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमें इदरीस वाशिंगटन से बता रहे थे कि अमेरिका की फ़ौज का गढ़
डीओडी नहीं, पेंटागन वो क्या सोच रहा है। हमारा प्रोग्राम जारी है। जब हम वापस आएंगे तो कमर ज़मान कारा साहब हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। आज ईवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत एक बड़ा इजलास हुआ, जिसके अंदर तमाम अहम लोगों ने शिरकत की, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत। हम उनसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में सियासी तौर पर और कौमी लेवल के ऊपर वरीज़ क्या हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज ईवान सदर में एक आला तरीन सतही इजलास हुआ, जिसके अंदर बज़ाहिर मुआशी तवानाई और ख़ित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इस इजलास में वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल इसाक डार, बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़जाना ने शिरकत की। कहा जा रहा है कि आलमी तेल और गैस की फराहमी और कीमतों के उतार चढ़ाव के ऊपर इन्होंने फोकस किया। हम आपको ये बता सकते हैं बहरहाल कि ये उतार चढ़ाव के ऊपर फोकस नहीं था, सिर्फ ये भी फोकस था कि अगर जंग की तरफ ये ड्रिफ्ट जारी रही और जंग का आगाज़ हो गया तो हमने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को संभालना कैसे है। मुआशी ज़ाविया एक है, तवानाई का ज़ाविया एक है, सियासी ज़ाविया दूसरा है, सेक्टेरियन रिलेशनशिप तीसरे हैं, पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो बाहमी दिफा का मुआहदा है वो चौथा है। हमारी तिजारत के मामलात उसके साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ मामला एक नहीं है। तो इस इजलास ने कम्प्रिहेंसिवली पाकिस्तान के जो मुमकिन ख़तरात हैं उनको एड्रेस करने के लिए एक ओरिएंटेशन भी की और कुछ फ़ैसले भी किए, जिससे हमें लगता है कि ये जो सालसी का मामला है ये अब खटाई में पड़ गया है। हमारा ख्याल था कि कमर ज़मान कारा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो गुनोगो मसरूफियात की वजह से नहीं आ पाए। हम आपको इस वक्त वाशिंगटन लिए चलते हैं। डॉक्टर कामरान बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर बैन अक़वामी अमूर के और सीनियर डायरेक्टर है न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी इन वाशिंगटन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि एक, आपको क्या इस वक्त कोई एम्बिग्विटी रह गई है कि जंग की अगली फ़ेज़ का आगाज़ होने वाला है, या आपके ख़्याल में हमने इसको ज़्यादा ही कंक्रीटाइज़ कर दिया है, अभी भी कुछ मौका बाकी है कि वो फ़ेज़ जिसका तज़किरा हो रहा है ना शुरू हो? जी देखें, एक तो ये है तलत के जंग और मुज़ाकरात साथ साथ चल रहे हैं। तो अभी भी जो है आज भी खबर आई थी कि जो IRGC के नेवल चीफ हैं उनको एलिमिनेट कर दिया गया है, लेकिन साथ साथ बातचीत भी चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले स्टीव विटकॉफ ने जो है बाज़ाब्ता तौर पे कहा है कि हमने पाकिस्तानियों के थ्रू, यानी पाकिस्तानी हुकूमत के थ्रू 15 पॉइंट का उनको जो है मैसेज इरसाल किया है। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं ब्लूमबर्ग की तरफ से कि उसका जवाब भी पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका को पहुंच चुका है, तो वो स्टडी किया जा रहा है। सो गोया कहने का मकसद ये है कि ये जो बैटल स्पेस के डायनामिक्स हैं वो जहां शेप कर रहे हैं मुज़ाकरात की मेज़ को, वहां मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर जो नताइज बरामद हो रहे हैं वो बैटल स्पेस को भी असरअंदाज होंगे। सो आई डोंट थिंक कि जो है अभी कोई हमें रश टू जजमेंट करना चाहिए, बिकॉज we're still in week 4। तो अभी तो महीना हुआ है। एंड लुक, यू नो, अगर मैं सिर्फ ऐड कर दूं एक चीज़, इसमें सिर्फ ऐड कर दूं, इस्लामाबाद से मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो विटकॉफ ने आज बात की है ये उस वक्त की बात कर रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन के वक्फे का ऐलान किया है। तो ख़बर तो उसने आज दी है, लेकिन ये जो 15 पॉइंट्स का जिक्र कर रहा है जो जिसके ऊपर ईरान का रिस्पॉन्स भी आया, वो 5 दिन के वक्फे के ऐलान के साथ जुड़ी हुई थी। 5 दिन के अंदर बहुत कुछ हो पाया, लेकिन वो 15 पॉइंट्स की निगोशिएशंस के ऊपर कोई बात आगे बढ़ी नहीं। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंड हियरिंग कि ये तो बूट्स ऑन ग्राउंड की तरफ जाएंगे। तो खबर तो है, लेकिन ज़रा 5-6 दिन पुरानी है। वो ठीक है। देखें, जब भी कोई फरीक जो है जंगी हालत के अंदर कोई आपको टाइमलाइन बताता है तो वो अपना उसको हमें बाइबल या कुरान नहीं समझ लेना चाहिए। वो एक टाइमलाइन होती है, तो उससे इनहराफ जो है वो एक कुदरती अमल है। वो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हालात बताते हैं किस जो है कि आगे चल के क्या होगा, तो हमें उसको वी शुडंट पे टू मच अटेंशन टू दोज टाइमलाइंस। वो अहम होती हैं लेकिन फ्लीटिंग होती हैं, वो तब्दीली होती रहती हैं। तो देखें, जहाँ तक कि बूट्स ऑन द ग्राउंड का है, तो देखें व्हाट डज़ इट मीन बूट्स ऑन द ग्राउंड। क्या जो है ये हम इराक स्टाइल, अफगानिस्तान स्टाइल कोई जो ना ऑपरेशन देख रहे हैं? मैं नहीं समझता।
इतना तो ना एपेटाइट है अमेरिका की हुकूमत के अंदर, अमेरिका की पब्लिक के अंदर। और फिर जो हम देखें बयानात पे अगर हम चलते रहे ना, एक मीडिया में एक ये इशू है, ये आई मीन आई डोंट मीन इट एज अ नेगेटिव रिमार्क, बट आई मीन इट एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मीडिया के ऊपर पब्लिक बयानात पे बहुत ज़्यादा जो है ना जोर होता है कि जी देखें फलाने एक्टर ने ये कह दिया, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है। वी शुड टेक दोज, बट उसको भी हमें प्रॉब्लमेटाइज करने की ज़रूरत है इन द लाइट ऑफ इम्पेरेटिव्स और कंस्ट्रेंट्स। और फिर बिहेवियर की देखने की ज़रूरत है। देखें क्या कौन से फौजी भेजे जा रहे हैं। आपको 82nd जो है ना एयरबाउंड डिवीज़न के लोग हैं, फोर्ट ब्रैग से जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के कुछ लोग हैं, और उससे पहले हमें बताया गया था कि जी जो है कुछ हज़ार यूएस मरीन्स एक्सपीडिशनरी यूनिट के लोग हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एन इन्वेजन। ये तो बहुत छोटी फोर्स है। मैं तो समझता हूँ खर्ग आइलैंड को भी ये काबू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि खर्ग आइलैंड इज सो क्लोज टू द कोस्ट लाइन, और फिर कोस्ट लाइन के ऊपर अचानक एलिवेशन बढ़ती है पहाड़ी, जहां पे ईरानियंस के पास टैक्टिकल एडवांटेज है। सो आई थिंक कि जो है वी शुडंट रश टू जजमेंट। इट्स डिफिकल्ट टू से कि क्या होगा, लेकिन ये डिप्लॉयमेंट्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट आपने एस्पेक्ट बताया कि एक तो नंबर्स भी नहीं है और दूसरा वो नौयत भी नहीं है फोर्सेस की। तो फिर ये फोर्सेस क्या कर सकती हैं अगर कब्ज़ा नहीं कर सकती, अगर टेरेन को मास्टर नहीं कर सकती, तवील मुद्दत जंग का एपिटाइट नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए है, ये बारगेन करने के लिए, क्या है ये? देखें कोई भी जंगी तैयारी, उसके दो मकासद होते हैं। पहला होता है कि जी असम्पशन ये होती है कि होपफुली वी डोंट हैव टू यूज़ इट, ठीक, ओनली एज नेसेसरी, ओनली इफ नेसेसरी। तो पहला तो बार्गेनिंग टेबल के ऊपर लेवरेज हासिल करना, दबाव डालना, वो मकसद होता है। लेकिन साथ ही साथ जब आप डिप्लॉय करते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि हो सकता है इसको इस्तेमाल करना पड़ जाए। तो देन दैट बैग्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज द मिशन व्हिच इज व्हाट यू आर आस्किंग। देखिए मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये कुछ आइलैंड्स के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो है ना डिप्लॉय की जा रही हैं। अब खर्ग जो है वो बहुत अंदर करके है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से बहुत दूर है। उसके अलावा कैशम आइलैंड है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल वो अपना शाह बहार के करीब है। फिर एक कीश आइलैंड है जो कि फ्री इकोनॉमिक जोन है, वो भी जो है कुछ छोटा मोटा नहीं है और कोस्ट के करीब है। आई थिंक दिस इज़ मोर अबाउट स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के अंदर कोई ऑपरेशन होगा। इसकी डिटेल्स जो हैं अभी द कीपिंग दम क्लोज टू देयर चेस्ट, नेचुरली सो। मैंने कुछ दिन पहले एक जो है एक्स के ऊपर पोस्ट डाली थी, एक मेरा अपना स्पेकुलेशन था कि वो 3 जजीरे हैं जो कि ईरान और यूएई के दरमियान जो है वो मुतनाज़ा हैं, यानी अबू मूसा, ग्रेटर टुम और लोअर टुम। तो अगर मुझसे पूछें तो शायद जो है उसके ऊपर को कार्रवाई होगी। दैट सीम्स मोर डूएबल बाय द नंबर ऑफ जो है ना ट्रूप्स, बाय द जो है ना नेचर ऑफ द मिशन जो ये काम करते हैं। एमईयू बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। अब हमें ये समझा दें कि उन जजीरों पर कार्रवाई का फ़ायदा क्या होगा अमेरिका को? देखिए उन जजीरों के ऊपर फिर आप लेवरेज हासिल करते हैं ना, आप दूसरे को कहते हैं कि लुक अगर आप ये कार्रवाई, एक तो ये है कि SOH को उन्होंने कंट्रोल नहीं किया हुआ, सिर्फ डिसरप्ट किया हुआ है, और वो डिसरप्शन ड्रोन्स की वजह से हो रही है और मिसाइलों की वजह से हो रही है। तो आप दबाव डालते हैं, आप कहते हैं यार देखो हम आपके ऊपर बमबारी करते रहेंगे, लेकिन हम वो नहीं करना चाहते क्यों, आपसे डील करना चाहते हैं। आपका भी नुकसान है कि अगर हम बमबारी करते रहे आप मज़ीद कमज़ोर होते रहेंगे। तो आप जो है इसको बंद करें ताकि हम मेज़ के ऊपर आएँ और बातचीत करें। अब ये कह देना काफ़ी नहीं होता, दबाव डालना भी ज़रूरी होता है। मतलब जैसे ईरान जो है दबाव डाल रहा है ये खलीजी ममालिक पे बमबारी करके, तो इसी तरीके से जवाबी दबाव आएगा ना। सो दिस इज लाइक अ चेस गेम कि ओके यू थॉट यू हैड सम लेवरेज, नाउ गेस अगेन। लेकिन वो लेवरेज क्या है, उन आइलैंड्स का लेवरेज क्या है? वहां से ईरान को क्या तकलीफ पहुंच सकती है? अगर पहली बात तो ये कि वो ईरान उसके ऊपर काबिज है ना, तो अगर आप वहां से ले लेंगे वो आइलैंड्स, इज गोइंग टू बी अ मैसिव जो है सेटबैक, स्ट्रेटेजिक सेटबैक। और फिर अगर आप यूएई को दे देते हैं, डू दे वांट टू लूज दोज आइलैंड्स? ठीक है, दे कंट्रोल देम राइट नाउ, डू दे वांट टू लूज देम? दे आर फार अवे फ्रॉम द ईरानियन कोस्ट। लेकिन लड़ाई तो डॉक्टर साहब आइलैंड्स की नहीं है, लड़ाई तो आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाना है, जो सितम ज़रीफ़ी है कि जंग से पहले खुली हुई थी और जंग के बाद बंद होगी, अब दोबारा उसको खुलवाना है। मैं कह रहा हूं कि जी मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि अपनी बात मनवाने के लिए आपको दबाव डालना होता है कि लुक अभी आप समझते हो कि आपके पास बाजी है, बाजी आपकी पलट भी सकती है, और ऐसे
सो आई एम स्पेकुलेटिंग, मेरे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है कि मैं कह सकूं कि ये 3 आइलैंड्स जो आर इन प्ले। आई एम जस्ट सेइंग नोइंग कि ये जो कुव्वत लगाई जाएगी, ये जो ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं, इनकी नौइयत, इनका मिशन, दिस मेक्स मोर सेंस देन खर्ग। हाँ, ये मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि उनके पास कोई खर्ग का भी कोई तदारक हो जो मुझे इल्म ना हो इस वक्त। ठीक है, फेयर इनफ। अब बिल्कुल आखिर में ये फरमाइएगा कि ये जो रजीम चेंज का मामला है, आपको कहाँ पर जाता वो नज़र आ रहा है? देखें, ये कभी भी मिशन का हिस्सा नहीं था, ठीक है। ये रजीम चेंज की इस्तिलाह जो है ना, हैज़ बिकम दिस गलतुल आम, जो कि पब्लिक भी यूज़ कर रही है और अनफॉर्चुनेटली जो है सियासतदान भी यूज़ कर रहे हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप भी यूज़ कर रहे हैं। ये अगर रजीम चेंज से हमें पहले डिफाइन करना, व्हाट डज इट रियली मीन? डज इट मीन इराक अफगानिस्तान स्टाइल? एब्सोल्युटली नो। डज इट मीन समथिंग अकिन टू व्हाट हैपेंड इन वेनेजुएला? यस। लेकिन वेनेजुएला बहुत आसान था, ये बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आप डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स करते हैं और रेजीम के अंदर जो है, जो पहले से जो है इख्तलाफात हैं एलीट के दरमियान, मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ फैक्शंस के दरमियान, आप उनको एग्जैसरबेट करते हैं और फिर उनका बिहेवियर चेंज करते हैं। सो व्हेन वी से रेजीम चेंज, वी नीड टू सी दैट। एंड ये कोई एंड स्टेट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। लुक एट रेजीम चेंज एज अ प्रोसेस, नॉट एंड स्टेट के जी हमारा को जो है ना वो अपना फेवरेट आ गया है। आप देखें, गालिबाफ के साथ बातचीत चल रही है, ठीक है, वो ऐसे तो नहीं गुफ्तगू चल रही ना। गालिब, सवाल ये उठता है कि गालिबाफ को टारगेट क्यों नहीं किया गया, लारेजानी को क्यों किया गया, दूसरों को क्यों किया गया? हाँ, वो इस पे कहा गया कि शायद पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर गालिब बाफ को और इराकची को जो इसराइल की असैसिनेशन की लिस्ट है वहाँ से हटाया गया ताकि इनके ज़रिए बातचीत की जा सके। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, ये तो अब हुआ है ना, ये तो आज खबर आई है। मैं कह रहा हूँ अभी तक क्यों उनको टारगेट नहीं किया गया? वो इस वक्त IRGC के सबसे जो कुव्वत मजबूत तरीन जो फैक्शन है IRGC का, उसके लीडर हैं वो, एज अ साबिक एयरफोर्स जनरल and Speaker of Parliament, and he's a big player in Iran. तो why is he not being targeted? और बाकी लोगों को टारगेट क्यों किया? If you ask me, I think जो उनसे बातचीत चल रही थी इस दौरान। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कामरान बुखारी अपने व्यूज़ से हमें नवाज रहे थे। हालात एक अजीब व गरीब टेंस किस्म की तवाज़न की शक्ल में हैं। उम्मीद करते हैं कि तवाज़न मुस्बत तरफ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ख़बरें मुतज़ाद आ रही हैं। इस दौरान नाज़रीन अब सियासी मामलात को भी देख लेते हैं। आज तारड़ साहब ने इमरान खान के बेटे कासिम सलमान और उनका दायां बाजू जुल्फ़ी बुखारी की आरिफ जाकिया से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल दी। आरिफ जाकिया, अब क्या उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत थी, लेकिन उसका बैकग्राउंड इस किस्म का है कि शायद ये स्टेटमेंट बनती थी। सुनिए अता तारड़ क्या कह रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि आरिफ जाकिया के साथ आपकी गपशप हो रही है, कार्ड एक्सचेंज हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, मगर जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं जी मैं जानता नहीं। भाई बहुत अच्छे, आपको पूरे लंदन के पार्टी क्राउड का पता है, आपको एक एक गली का पता है, आपको आरिफ जाकिया का नहीं पता। बहुत अच्छे। और मेरी इतला ये है कि इस मीटिंग से पहले भी आरिफ जाकिया के साथ मीटिंग्स करके ये एजेंडा तय किया गया था कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस कैसे वापस लिया जाए, क्योंकि नाम नेहाद इंसानी हकूक के नाम पे आरिफ जाकिया पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पे कैंपेन करता है। तो आपने उससे नोट्स लिए जो आपने कासिम खान को दिए, तो इसमें जुल्फी बुखारी का रोल एक फैसिलिटेटर का है कि वो बैठ के इधर से नोट्स लेके उधर दे रहा था। अब ये आरिफ जाकिया एंटी पाकिस्तान, प्रो इंडिया एक शख्स जो गद्दार है, जो मुल्क से बाहर रहकर पाकिस्तान के खिलाफ दिन रात कैंपेन करता है, ये आपकी साजिश में शामिल था कि UN में जाके पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस को वापस लेने की एक साजिश की जाए। आप देख रहे हैं कि जो माजी में गिरें हाथ से लगाई हैं वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं। यही जुल्फी बुखारी और यही जाकिया जैसे लोग जो हैं किसी ज़माने में असासे हुआ करते थे इमरान प्रोजेक्ट के। अब हम बात करते हैं जयशंकर की। उसने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि इंडिया कैन नॉट एक्ट एज अ दलाल नेशन इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, जिससे उसके आपको ज़हनियत का पता चलता है। तो इंजीनियर खुर्रम तस्गीर खान साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया कि हिंदुत्वा वज़ीर की मज़मूम ज़ुबान। मई 2025 में पाकिस्तान ने हिंदुत्वा के तकब्बर को मट्टी में मिला दिया और आज भी मिला रहा है। तकब्बर गल सड़कर बाजारी ज़ुबान और तोहमत बन गया है। अब ज़ाहिर खुर्रम तस्गीर खान साहब जो हैं एक बरंजा बरंज शख्स हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने ज़ुबान बहुत अच्छी इस्तेमाल की और अपनी तरबियत के मुताबिक उन्होंने बात की। जयशंकर बुनियादी तौर पर ये बात इस वजह से कह रहा है क्योंकि उसकी जो तरबियत है उसमें सुकम है। अब
दलाल के मुंह से दलाली का लफ्ज़ नहीं निकलेगा तो क्या गालिब के अशार निकलेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।